नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल इंजरी। अब सेल इंजरी की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल जैसे इनके नेम से शो हो रहा है कि ये क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो सेल इंजरी होती है उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है हाइपॉक्सिया या इस्कीमिया। हाइपॉक्सिया या इस्कीमिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल कम होगी और ऑक्सीजन हमारे पास एसेंशियल होती है फॉर दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो किस में हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और उसके रिजल्ट में बनना क्या होता है, एटीपी बनना होता है। अब हाइपॉक्सिया या इस्कीमिया की वजह से हमारे अंदर एटीपी की कमी हो जाती है। जब एटीपी नहीं होती है तो फिर हमारे पास कैल्शियम और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप ये काम नहीं करते। पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पंप्स के थ्रू होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी या एनर्जी चाहिए होती है। अब जब एटीपी नहीं होगी तो ये पंप काम नहीं करेंगे। जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है, इसका काम क्या होता है कि हमारे पास 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है। जब ये पंप काम नहीं करेगा तो हमारे पास सोडियम अंदर सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम के पीछे क्या आता है, वाटर आता है। जब वाटर आएगा तो हमारे पास सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो उसके सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब ये सब की स्वेलिंग हो जाएगी। ये हमारे पास अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। अब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। सबसे अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आएगी, न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्रोमाटिन की क्लम्पिंग होगी। क्रोमाटिन वैसे हमारे पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है, लेकिन जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो क्रोमाटिन एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पे जाके क्लम्प जमा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दूसरे नंबर पे जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो जब राइबोसोम नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद 2 हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होगी, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल से ब्लेब्स बनेंगे। जैसे हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, ये मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हुई हुई है, ये ब्लेब्स बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, और माइलिन फिगर्स। अब माइलिन फिगर्स क्या होते हैं, जब भी हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्ल्स बनाते हैं, जो किससे मिलते हैं, वो माइलिन से मिलते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं माइलिन फिगर्स। तो ये हमारे पास चेंजेस होंगी। सबसे पहले न्यूक्लियर में क्रोमाटिन की क्लम्पिंग होगी। उसके बाद राइबोसोम की डिटैचमेंट की वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्लेबिंग होगी और माइलिन फिगर्स बनेंगे और रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन होगा। हमें पता है कि अगर थोड़ा हमारे जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा भी इस्कीमिया बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मायोकार्डियल सेल्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही। उसके बाद आता है हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में 2 चीज़ें आएंगी इसके अंदर मेनली, एक आएगी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और एक आएगा हमारे पास न्यूक्लियस। इन्हीं दोनों की चेंजेस हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ब्लेबिंग हो रही थी, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी टूट जाएगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बाहर रिलीज होंगे, लीक आउटसाइड ऑफ द सेल। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आपके सेल के अंदर आएगी। अब कैल्शियम जब भी अंदर आती है तो हमारे सारे के सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है। कैल्शियम का अंदर आना तबाही होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोलाइपेजेस एक्टिवेट होंगे, वो मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे। प्रोटीएज एक्टिव होगा, वो साइटोस्केलेटन को डैमेज कर देगा। एंडोन्यूक्लियस एक्टिव होंगे, वो डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करवा देंगे। कैल्शियम की इन्फ्लक्स से हर चीज़ टूट जाती है। इसके अलावा हम इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 चेंजेस पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी होती है ना। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी बनेगी नहीं, एटीपी नहीं होगी। दूसरा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमॉर्फस डेंसिटीज़, एमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, एमॉर्फस डेंसिटीज़ बन जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तीसरी चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पिक्नोसिस, PK से याद रखें। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। कैरियर एक्सिस के अंदर क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, किसके थ्रू होगी, एंडोन्यूक्लियसिस के थ्रू। और फिर होता है कैरियोलाइसिस, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन, न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम। जब भी हमारे पास लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर होगी, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होंगे तो ऑटोलाइसिस हो जाएगा, मतलब सेल खुद को खुद ही खा जाएगा। तो इसके अंदर एक हमने सेल मेम्ब्रेन की चेंजेस पढ़ी हैं, एक हमने न्यूक्लियस की चेंजेस पढ़ी हैं, 2 माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी हैं और एक लाइसोसोम की पढ़ी है।